अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सोहेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सोहेल, प्रोग्राम खेल विद इमरान सोहेल के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कल ही चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो है वो T20 सीरीज़ के लिए जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए खिलाड़ियों का ऐलान किया है। और बहुत सारे नए प्लेयर्स सोचा जा रहा था कि आएंगे, लेकिन इस दफ़ा वो प्लेयर दोबारा से आए हैं जिन्हें एक एक दो दो या कुछ मैच खिलाने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था। उसकी वजह ये बनी कि जो सीनियर प्लेयर्स थे, जिनको शायद T10 लीग जो थी वो खेलना शायद उन्होंने प्रायोरिटी पर समझा। वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान की वहाँ भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, या बात पैसों की है, या बात यहाँ तक आ गई है कि अब वो चाहते हैं कि हमारा दौर तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, 1 साल नहीं तो 2 साल के बाद हम चले जाएंगे, तो चलो अब मौका देते हैं जो लोग खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनको। या फिर चीफ सेलेक्टर ही ऐसा आया है कि जो कहता है कि अब नए खेलेंगे और डोमेस्टिक को इज्जत मिलेगी। आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। मेरे साथ मेहमान, आपको पता है हर बार की तरह, काशिफ भट्ट, पाकिस्तान जूनियर टीम के साबिक कप्तान, वो मौजूद होंगे। और साथ ही मौजूद होंगे NCA के एक बहुत ही तजुर्बाकार कोच, क्रिकेट कोच तैमूर खान साहबजादा। हम दोनों को खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं जी सीधे तैमूर खान साहबजादा साहब आपकी तरफ। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से मोहम्मद वसीम ने आते ही इनिशिएटिव लिया नए लोगों को टीम में लाने का, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो फर्स्ट क्लास में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है वो टीम के अंदर लाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उनका ये स्टेप कैसा लगा? या ये स्टेप लेना अब मजबूरी बन चुका था कि अब तो कोई बूढ़ा बचा ही नहीं कि जिसको और मौका दिया जाता? देखिए, मेरे ख्याल में जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है ये एक एक्सपेक्टेड टीम थी। एक दो चेंजेस हुए हैं जिसमें जफर गौर आया, जैद महमूद और आमिर यामीन। जफर गौर और आमिर यामीन ऑलरेडी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल T20 वगैरह भी खेल चुके हैं। जैद महमूद के लिए मुझे काफी खुशी हुई कि वो एक परफॉर्मर था, पिछले 3-4 साल से परफॉर्म करता चला आ रहा था, तो उसको मौका मिला। अब जैसे आपने अभी अपने सवाल दूसरे सवाल में बोला कि ये इनकी मजबूरी थी कि इन्हीं लड़कों को सिलेक्ट करते। बाकी अगर प्लेयर देख लें तो वही थे, वही जो पिछले 2-3 साल से खेलते हुए चले आ रहे थे। जो चेंजेस जो रिप्लेसमेंट हुई है वो अवेलेबल नहीं थे, जैसे मोहम्मद हफीज हो गए थे, शादाब खान, अहमद वसीम। तो ये मिक्स टाइप की सिलेक्शन है मेरे हिसाब से। कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें कोई एक्साइटमेंट हो या कोई इतनी होप नजर आए हमें। अब बिल्कुल साहब ये भी बताइएगा ना कि हम क्या फर्स्ट क्लास का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के ऊपर भी पूरा उतरते हैं, या उस पर भी एक जो छाप लगी हुई है कि वही प्लेयर खेलेंगे जिनकी एसोसिएशन के साथ बड़ी अच्छी जो है वो सेटिंग है, या जिनका रोब और दबदबा और जिनके पीछे डंडा है, वही सिर्फ फर्स्ट क्लास खेलते हैं। ऑब्वियसली जो फर्स्ट क्लास खेलेगा फिर उसी में से टॉप परफॉर्मर आएंगे ना। अगर आप फर्स्ट क्लास ही नहीं किसी को खिलाते, अगर आप इस सेटअप के अंदर ही नहीं किसी टैलेंटेड बंदे को लेकर आते, तो फिर तो कोई आ ही नहीं सकता इस सेटअप के अंदर। जी बिल्कुल, ये देखिए इसी सवाल में जवाब भी है। मैं आपको बताते चलूं, देखिए अच्छे प्लेयर हमेशा अच्छे सिस्टम से आते हैं। अगर आपके एक सिस्टम स्ट्रांग हो तो वहां से अच्छे प्लेयर आते हैं, और फिर लोगों को भी नजर आता है कि इसकी सिलेक्शन फ्यूचर में होगी। अब आपने 6 टीमों का किया हुआ है, कितने 250-300 प्लेयर ही खेल रहे हैं, वेट टू मिला के सारी चीजें। तो वही 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 घूम फिर के वही लड़के आ रहे हैं, 2-3 नए चेहरे बीच में आते हैं, वो आके खेल जाते हैं। तो आपका सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है आपकी प्लेयर्स की स्ट्रेंथ को। अगर आपका सिस्टम वीक होगा तो आपको प्लेयर भी ऐसे ही मिलेंगे, फिर यही चीजें होंगी, नाइंसाफियां होंगी, कहीं से कोई प्लेयर उठ के आगे खेल लेगा। जो डिजर्विंग होगा उसको फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगी, उसको T20 नहीं मिलेगी, उसको वनडे क्रिकेट नहीं मिलेगी। जो होता चला आ रहा है, अभी आप देख लें पिछले 2 साल से यही हो रहा है। तो कोई सिस्टम नहीं है, किसी किस्म का कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं है इस सिस्टम में जिसमें लोग देख सकते हैं। मजबूर हो गए प्लेयर, मजबूर हो गए, डिपार्टमेंट जब हुए मजबूर हो गए, मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे बिल्कुल, हैं और प्लेयर जॉब्स जो है कर वो रहे हैं। मजबूर हो चुके हैं।
लेकिन काशिफ आप की तरफ आते हैं, आप बताइएगा कि आपने तो पाकिस्तान जूनियर टीम की कप्तानी भी की हुई है। जब आप खेलते थे तो तब एनसीए वगैरह कुछ नहीं होता था, तब एनसीए नहीं होता था, तब आप परफॉर्म करते थे, परफॉर्मेंस की बेस पर ऊपर आते थे। अब क्या होता है, अब अंडर 15 भी, अंडर 16 भी, अंडर 19 भी, वो सारी की सारी जो क्रीम है वो एनसीए उठा लेता है और वो वहाँ पर उनको तैयार करता है, और वो वहीं से एक माइंडसेट तैयार होना शुरू हो जाता है कि हाँ यार इसी में से लड़के खेलेंगे, वो जो नीचे से आ रहे हैं उनका कोई चक्कर नहीं होता। एक पूल बन जाता है 20-25 लोगों का, उसके बाद फिर वही के वही प्लेयर जो होते हैं वही खेलते हैं, वही फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं, वही वो पीएसएल में आ रहे होते हैं। वही जब से ड्राफ्टिंग का सिस्टम आया तो खिचड़ी सी नहीं पक गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बताता चलो, आपने एनसीए की बात की, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात की है। जो मैंने फ्रॉम द अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19, डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट क्लास, प्री फर्स्ट क्लास, दैन पाकिस्तान जूनियर, जितनी क्रिकेट मैंने खेली है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में भी कप्तानी की है। जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि डोमेस्टिक के कोचेज जो है ना, जब तक इनको बीच में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा कभी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। उसका अंदाज़ा लगा लें कि समी असलम, मोहम्मद नवाज, बाबर आजम, इससे पहले वाला बैच और इससे आगे जितने बच्चे, जितने भी नए लड़के आए अंडर 16, अंडर 19 से, उनसे काम लेते हैं रीजनल कोचेस, और जब एनसीए पहुंच जाते हैं तो एनसीए के 2-3 करता रहता अपना नाम उनके साथ लगा के ऊपर भेज देते हैं। एक तो ये मुझे इससे मेरी बड़ी इसके मुझे मैं इसको कबूल नहीं करता था। ये क्या चक्कर है, मेहनत कोई करे और उसका अजर किसी और को मिल जाए। और जो आपने बात के सिस्टम की, मैं तो टोटली पहले तो बिल्कुल ये सिस्टम चल रहा था। अब जब का डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, रीजन क्रिकेट, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होगी तो प्लेयर कहाँ से आगे आएगा, प्लेयर के ज़हन में क्या होएगा कि मैंने कैसे अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि सारे तो पाकिस्तान नहीं खेल सकते। जो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट पिक कर लेता था, रीजन उसको कंटिन्यू क्या पता खिलाए ना खिलाए, लेकिन डिपार्टमेंट उसका एक उसको पता कि मेरे पर मंथ मेरा स्टाइपेंड या सैलरी लग जाएगी तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मैं अपने सिलसिले को जारी रखूंगा। इसी तरह अंडर 16, अंडर 19 का प्लेयर भी यही जेहन में था कि चलो यार अगर मैंने कहीं पिक नहीं होता तो मेरे पास 14 to 19 डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं मैं पिक हो जाऊंगा। एक माइंडसेट ये भी तो तैयार हो रहा था ना कि अच्छा किसी की 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए सैलरी है, वो कहता है अच्छा यार मेरे में इतना दमखम नहीं है, मैं किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के अंदर आ तो चुका हूँ, अब मुझे चलो सैलरी मिल रही है। वो उस तरह से मेहनत नहीं करता था। मैं क्योंकि खुद मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मैंने देखा लोगों की ख्वाहिश होती थी 5 मैच खेलने हैं जी, 4 मैच खेलने हैं, इंग्लैंड चले जाना है, वो फिर वही करते थे, वो कभी पाकिस्तान नहीं खेलते थे। नहीं, मैं आपको यहाँ पे इमरान साहब यहाँ पे बताता चलूँ कि जिसने पाकिस्तान खेलना होता है ना उसकी मेहनत अलग होती है, जिसना जो एम होता है वो उसको अचीव करता है। जो 5 मैच वाला आपने सिस्टम बताया ना, ये एक कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनका होता है कि यार मैं इधर जाऊं, रीजन से फर्स्ट क्लास खेल लूँ, ग्रेड 2 डिपार्टमेंट से खेल लूँ, अपना इंग्लैंड का सीजन खेल लूँ और वापस आके इस सिस्टम को मैं जारी रखूँ। लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान खेलना होता है ना, खान साहब, तैमूर खान साहब, जो जिनको आपने लाइन पे लिया हुआ है, आबद अली, तैमूर खान साहब, बाबर आजम, तैमूर खान साहब, उमर गुल, तैमूर खान साहब, ये तीनों इस्लामाबाद रीजन के नहीं थे, इन्होंने पिक किया। मैं अगर तैमूर भाई मेरे से एग्री करेंगे जी इसे ही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वो लोग जिनको इन्होंने पिक किया, उनको क्रिकेट के लिए प्लेटफॉर्म दिया और वो तीनों इंटरनेशनल पे ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। यही वो सिस्टम है ना कि आपको अपने रीजन एसोसिएशन, आपको यू आर नॉट सिक्योर, आपको पता भी नहीं कि आप पिक होगे कि नहीं, और ऊपर से डिपार्टमेंट भी बंद कर दिया, रीजन भी, क्लब क्रिकेट 1.5 साल से हो ही नहीं रही। तो मैं भी टोटली इस सिस्टम को मैं बिल्कुल भी, मैं तो काबिल कबूल है ही नहीं ये सिस्टम। कहाँ पे सीनियर कोचेज है? पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच वो होना चाहिए जो रीजन के साथ जिसने काम किया हो प्लेयर के साथ, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में उसको पता है कि प्लेयर कहाँ पे लैग करता है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये बात आपकी ठीक है कि जो कोचेज हैं वो नीचे से अगर वो परफॉर्म करते हैं, अपनी टीमों को जितवाते हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे कोचेज देखे हैं जो कि अपनी टीमों को चैंपियन भी करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस वो क्या करते हैं कि अगर पीएसएल की टीमें आई हैं तो अब उनको थोड़ा हौसला होगा कि चलो यार पीएसएल की टीमों को कोचिंग स्टाफ चाहिए तो वो वहां शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन जब भी किसी टीम, पाकिस्तानी टीम को किसी प्रोफेशनल कोच की जरूरत होती है तो क्या होता है, एक ऐसे करके जंप लगता है, जैसे यूनुस खान का जंप लगा, उन्होंने कुछ नहीं किया, मिसबा खान का जंप लगा, कुछ नहीं किया, पाकिस्तान खेला और सीधे कोच। मतलब आप ग्राउंड से बाहर रहना नहीं चाहते। काशिफ इस तरफ तो हम बाद में आएंगे, हम सीधा चलते हैं जी, पहले टीम सिलेक्शन की तरफ हम बात करना चाहते थे लेकिन दूसरी तरफ निकल गए। मुझे ये बताइएगा तैमूर खान साहब कि पाकिस्तानी टीम, आप क्योंकि एनसीए में रह चुके हैं, आपने बड़ी कोचिंग की है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, पाकिस्तान को हमेशा से ही अगर हम अजहर महमूद या अब्दुल रज़ाक के बाद की बात कर रहे हैं तो हमने ऑलराउंडर्स को प्रोड्यूस करना, ऑलराउंडर्स को निकालना, उनको ढूंढना छोड़ दिया है। क्यों? आपको क्या लगता है कि हम आज बार इस लेवल का
ऑलराउंडर है? आपको लगता है कि फ़हीम अशरफ इस लेवल का ऑलराउंडर है? आपको लगता है आमिर यामीन इस लेवल का ऑलराउंडर है कि हम उन्हें कंपैरिजन कर सके अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इमरान खान, वसीम अकरम से? देखिए, इसका मैं जवाब ऐसे दूंगा कि ऑलराउंडर जो होते हैं मोस्टली नेचुरल होते हैं, नेचुरल ऑलराउंडर होते हैं, उनमें एबिलिटीज होती हैं। फिर आप एज अ कोच, हेलो जी जी सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ आ रही है। एज अ कोच, जब आपकी आई होती है, जब आप किसी एक ऐसे प्लेयर को पिक करते हो जिसमें ऑलराउंडर की एबिलिटीज होती है, फिर आप उन पे काम करते हो, पॉजिटिव उन पे काम करते हो, उनको मौके फराम करते हो और उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहते हो, उनसे फीडबैक लेते हो और उनको हर उस नंबर पे खिलाते हो आप जहाँ उनकी जरूरत होती है। अब ऑलराउंडर की मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले 2-3 सालों से इमाद वसीम आया, उसकी बैटिंग का स्ट्राइक रेट देख लें T20 में, उसके रन देख लें, उसकी एवरेज देख लें, तकरीबन सबसे ज्यादा थी उस नंबर पे, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। वही दिया गया कि बस ये जी 20-25 का प्लेयर है, आ जाता है। देखिए, आपने ऑलराउंडर को पूरा कॉन्फिडेंस देना है, उस पर काम करना है और उस पर ट्रस्ट करना है, उसकी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करना है। ये हमारे लिए मैच जितवा सकता है। आपने रज़ाक और अजहर महमूद की मिसाल दी, तो वो ऊपर के नंबरों में भी खेले हैं। रज़ाक नंबर 3 पे भी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुका था, क्योंकि वसीम अकरम का उस पर ट्रस्ट होता था कि यार ये बंदा कुछ कर सकता था। तो वो डेवलपमेंट है। या तो ना कैप्टन का अपने प्लेयर पे ट्रस्ट है, ना प्लेयर का अपने कैप्टन पे ट्रस्ट है और ना कोच पे ट्रस्ट है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि प्लेयर की कि मेरी जगह पक्की हो जाए, मैं 20-25 रन करूँ, बाढ़ में मेरी टीम मैच हार जाए, बिल्कुल यही बात मैंने की थी शुरू में कि सीनियर प्लेयर जगह छोड़ते नहीं है। T10 खेलने तब गए जब वो बूढ़े हो गए, जब उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ना है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है। देखिए, कोच अगर आपको कॉन्फिडेंस देगा ना, तो अगर आप नंबर 10 के भी बैट्समैन हो ना और आप में थोड़ी बहुत एबिलिटी है, तो आपको ऊपर खिलाएगा, आपको मौके फराहम करेगा। मैं आप पड़ोसी मिल की मिसाल देता हूँ। जब ग्रेग चैपल कोच थे इंडियन टीम के, तो इरफान पठान नंबर 3 पे बैटिंग करने आता था। उसको नजर आ गया था कि इसमें ऑलराउंडर की एबिलिटी है और उसको प्रॉपर ऑलराउंडर बनाया। इधर आपने देखा होगा कि कौन सा ऑलराउंडर तीसरे नंबर पे आके जाके बैटिंग करता है, चौथे पे आके करता है। आप मैक्सवेल को देख लें, ऊपर के नंबरों में भी वो बैटिंग करके आता है। तो यहाँ तो इन्होंने वही पुरानी वो 60s वाली क्रिकेट कर दी है कि ऑलराउंडर होगा तो 8वें-9वें पर जाएगा या 7वें पे जाएगा, उसके अलावा ये बैटिंग नहीं कर सकता। वो तो क्लब क्रिकेट से ऐसे होता आ रहा है, वो तो छोड़ता ही नहीं है। जो बैट्समैन या मिडिल ऑर्डर होता है वो कहता है भाई ये मेरे तो पहले किਵੇਂ जा सकता है, मैं बैट्समैन हूँ। एग्जैक्टली। तो ये माइंडसेट देखिए, हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, चाहे जो भी कर लो आप, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया क्या साउथ अफ्रीका से भी कोचेस लाए, जब तक हमारी मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का, कोचेस का, ऑर्गेनाइजर का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आपके प्लेयर्स का माइंडसेट कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा कि गिरेंगे। तमुल भाई ये बताइएगा कि ये जो ऑलराउंडर हमने अभी निकाले हैं, ये चले एक तो शुएब और हफीज के जाने से जगह बन गई इनकी कि चलो ये आ गए। अब ये बताइएगा कि क्या ये मुकाबला कर पाएंगे एक प्रोफेशनल साउथ अफ्रीकन T20 टीम? आपने टेस्ट में तो देखा वो और थी, लेकिन जब वो यहाँ आएंगे तो वो बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे। वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा अच्छे हैं। T20 में हम किसी दौर में थे अच्छे, लेकिन इनके साथ, इस टीम के साथ हम कहाँ रेट करते हैं खुद को? काशिफ आप जवाब दीजिएगा सवाल का। देखिए जी, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान की टीम जो अनाउंस हुई है ना, जो साउथ अफ्रीका ने T20 स्क्वाड अपना अनाउंस किया ना, उसके मद्देनज़र रखते हुए बड़ा बेहतरीन स्क्वाड है उस टीम को, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हैं। काफ़ी जो टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर हैं वो स्टेट वे वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनको बायो बबल में वापस जाना है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टेट में जाना शुरू हो जाएगी, लेकिन उनको पहले आइसोलेट करना अपने आप को। इसलिए उन्होंने 7 से 8 चेंजेस किए हैं अपनी T20 टीम में। तो लिहाजा उन्होंने कैप्टन भी चेंज है, वाइस कप्तान भी चेंज है, 3-4 नए लड़के उन्होंने ऐड किए हैं। तो जिसकी मेरे ख्याल से इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला स्क्वाड पाकिस्तान टीम ने अनाउंस किया है। हाँ, मैं सिर्फ मोहम्मद हफीज़ के थोड़ा सा हक में हूँ कि उन्होंने यहाँ से कह के गए थे कि ही विल बी अवेलेबल फॉर दी सिलेक्शन, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आके टीम को जल्दी ज्वाइन कर लूँगा और आइसोलेट करके फिर मैं पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल होऊंगा। लेकिन अब आई डोंट नो कि किस मिस ऑर्गेनाइज हुआ, किसकी गलती है, ये सिलेक्शन की है या फीस कुछ ऑर्गेनाइज नहीं लगे थे मुझे दोनों चीज़ों पर। चले काशिफ अभी बात करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं जी। ब्रेक पर जाने से पहले
हम काशिफ आपसे सवाल छोड़े जाते हैं कि यहाँ पर तो बात हो रही थी अब ऑलराउंडर्स की, मुझे लग रहा है यहाँ पर ओपनर्स की भी लाले पड़ जाएंगे, तो इस पर बात करते हैं आने के बाद। ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Never forget our motto: unity, faith, and discipline. Quaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of Jhelum River and built in the Hindu Dogra dynasty. It was known as the Dark Bungalow before Muhammad Ali Jinnah stayed here in July 1944. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो टीम अनाउंस हुई है, जो मोहम्मद वसीम ने टीम अनाउंस की है, उस टीम का मुकाबला हम साउथ अफ्रीका से देखने जा रहे हैं। और ये देखेंगे कि ये जो लड़के अभी दोबारा से बहुत सारे लड़कों ने टीम को ज्वाइन किया है, सेलेक्ट किया गया है इनको कौमी क्रिकेट टीम के लिए, क्या साउथ अफ्रीका की एक एक्सपीरियंस्ड टीम के अगेंस्ट ये परफॉर्म कर पाएंगे। तैमूर भाई आप ये बताइएगा कि जिस तरह से टीम की अनाउंसमेंट हुई है, मोहम्मद आसिफ की वापसी हुई है, मोहम्मद आसिफ ने कहाँ परफॉर्म किया, आसिफ अली आसिफ अली की टीम में वापसी हो गई, ठीक है, आमिर यामीन की बात हो गई, उसके बाद दानिश अजीज, ये लोग, हुसैन तलत, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज का प्रेशर रहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि खिलाओ भाई, हमारे हीरोज़ खिलाओगे तो ही गुजारा होगा, तभी पता चलेगा। और दूसरा सवाल जो मैंने कहा था कि किस तरह से परफॉर्म कर पाएगी टीम, क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? देखें, ये फ्रेंचाइजीज का थोड़ा नहीं बिल्कुल सारा अमल दखल है। ये खुद ही सिलेक्शन करवाते हैं कि इनकी से ज्यादा है जितनी भी फ्रेंचाइजीज है। जाहिर है उन्होंने पैसे लगाए होते हैं, इतनी भी एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजीज खरीदी धमकी देते हैं। बिल्कुल, तो ये तो जैसे कहते हैं ओपन
ओपन सीक्रेट है, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सबको पता है कि कौन कहाँ से फोन करवाते हो किसको, प्लेयर को, सिलेक्टर को कह के प्लेयर अपना डलवा देते। तो ये तो इन फ्रेंचाइजी ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया ना। मतलब अगर आप इससे अंदाजा लगाएं कि इवन टेस्ट टीम में भी फ्रेंचाइजीज के प्लेयर खेल रहे होते, तो ये तो एक दूरी बात है ना, ये सर्कस है, ये जैसे कहते हैं ना कलर पाजामे वाली जो क्रिकेट थी ना, वो कैरी पैकर नहीं, यहाँ वाली, पे ये तो वो इस दफा वनडे में भी ऐसे ही हुआ, वनडे टूर्नामेंट में भी ऐसे प्लेयर खेले जिनको रिटायरमेंट मैंने लेते हुए देखा, लेकिन वो सिलेक्ट थे। हाँ, तो ये वो पाजामा क्रिकेट है, ये इस क्रिकेट को तो ना सीरियस लेना चाहिए और ना ही इनके ओनर्स को, इन फ्रेंचाइजर्स को सीरियस लेना चाहिए। ये तो एंटरटेनमेंट है, लेंगे किसी को डालेंगे, किसी को नहीं डालेंगे, उसको रखेंगे, तो ये तो बस पैसे कमाने का एक जरिया यहाँ है। पे स्टार्स इमरान भी भाई, हैं। अगर मैं तैमूर भाई, मैं एक आपसे क्वेश्चन अगर करूं, मुझे बताइएगा कि आप ये कैसा देखते हैं एज ए कोच, आपका जितना 15 से 20 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे बताइएगा कि पिछले टेस्ट मैच में एनसीए को जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया गया, इसके मोहम्मद यूसुफ साहब और सकलैन मुश्ताक साहब टीम को क्यों ज्वाइन किया था उन्होंने टेस्ट मैच में, इसके बारे में मुझे बताइएगा। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उनका क्या वहाँ पे अमल दखल था, वो क्यों गए थे वहाँ कराची टेस्ट में? यार देखिए काशिफ, मैं बात सुनाऊं, ये आपकी जो ये न्यूली कोच है ना, ये मिसबाउल्लाह यूनुस खान, ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद, ठीक है ना। तो ये फेस सेविंग के लिए इन्होंने बोला कि चलो उनको भी बुला लो, कुछ हेल्प आउट कर देंगे सारी चीजें। आप मुझे एक बात बताएं कि यार आपका एक स्टूडेंट हो और उस पे 10 टीचर हो, तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा? मैंने इसी वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन मैं किया सिर्फ था एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मुझे आपकी बात समझ आई कि प्लेयर किसकी सुनेगा। मुझे ये बताएं कि मिसबा ने अपनी कोचिंग कम पड़ गई थी क्या कि उन्हें कहा कि यार 5-6 किताबा तुसी भी चुक ले और मैनू ये समझ नहीं आ रही कि बल्ला की बिल्कुल, देखो कम तो पड़ गई थी, लेकिन देखिए इसमें इफ यू आर अ प्रोफेशनल कोच, अगर आप प्रोफेशनल कोच होते हो ना, तो आपकी एक इंटेग्रिटी होती है, आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना। आप अपने काम में किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देते, हेल्प आउट एक डिफरेंट चीज है। अगर आप समझते हो कि आप एक प्लेयर के साथ काम आप उसको उस तरीके से नहीं समझा सकते, तो व्हाई नॉट, आप उससे हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो भी एक उसके भी पैरामीटर होते हैं। यही मैं कह रहा था, पैरामीटर ये होते हैं ना। देखिए अगर एक प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो वो दूसरा कोच उसके साथ क्या करेगा? कॉन्फिडेंस तो आपने ही देना है ना, ड्रेसिंग रूम में तो आप ही बैठे रहोगे ना। अपनी लाइफ में कभी देखा कि कौमी क्रिकेट टीम के साथ वो कोचेस जिन्होंने कभी फर्स्ट क्लास लेवल में 1 साल नहीं गुजारा हो? इट मींस मिसबा कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, यूनुस कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मोहम्मद यूसुफ कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, 3 बंदे टीम के साथ लगा दिए जिनका वकार यूनुस, चलो खैर उनको तो हम हेड कोच रह चुके हैं ना, कह नहीं सकते। ये 3 बंदे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप कैसे, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। देखिए बिल्कुल नहीं होता, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनको अभी तक अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं पता कि यूनुस खान टीम कोच है क्या डेवलपमेंट कोच है, मिसबाउल्लाह टीम कोच है या डेवलपमेंट कोच है, मोहम्मद यूसुफ प्लेयरों को डेवलप करना है कि टीम की कोचिंग करनी है, ये अभी तक कंफ्यूज है। ये मिसबाउल्लाह अभी तक कंफ्यूज है कि इसने प्लेयर डेवलप करने हैं पाकिस्तान टीम में रह के या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है। मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में खटक रहा है। अभी काशिफ ने बात की कि इसका नाम हाई परफॉर्मेंस कैंप रख दिया गया। क्रिकेट एकेडमी उसको कहते हैं जहां लोग सीखने आते हैं और सीख के बाद में जाके अप्लाई करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कैंप का मतलब ये है कि आपने पूरे पाकिस्तान से हाई परफॉर्मेंस लोगों को उठाया और वहां लाके रखा और कहा कि यार जब एक बंदा है ही हाई परफॉर्मेंस दिखाने के बाद फर्स्ट क्लास में वो आगे पाकिस्तान टीम के लिए आता है, और उसे आप क्या सिखाएंगे? देखिए उसमें वही होता है ना, उसमें आप तो सबसे पहली बात आप उसकी टेक्निक पे तो काम ही नहीं करते। अगर आप अच्छे कोच होते हो तो आप तो टेक्निक छेड़ते नहीं हो। आप उसी टेक्निक से अगर एक बंदा 1000 रन करके आया है और आप हाई परफॉर्मेंस से उसको कहते हो कि यार ये चेंज कर दो, तो बेवकूफ कोच होगा और मतलब उसके सर पे 4 सींग होंगे अगर वो ये करेगा। पहली चीज तो ये आपने देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब ये होता है कि सिर्फ आपने टेक्निकल इश्यूज पे काम नहीं करना। अगर उसका माइंडसेट नहीं है, लंबी इनिंग खेलने का नहीं है,
एक प्लेयर ने अगर सीजन में 70 पे 4 दफा आउट हो चुका है, 100 नहीं कर पा रहा, तो आपने उसको 100 का प्लेयर बनाना है। Yes, बिल्कुल अब वो ऐसे। टेक्निक चेंज करने से नहीं आएगा, आपने उसका माइंडसेट देखना है, उसका लिविंग स्टाइल देखना है, उसकी 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 कम्युनिकेशन देखनी है, उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही वो है। कहाँ अगर लैग करता है कि 50 के बाद या 70 के बाद जाके वो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, वो मेंटली किधर चला जाता है, वो ठीक करना ना आपने। लेकिन क्रिकेट एकेडमी तो इटसेल्फ एक आपको नए बच्चों को ट्रेन करना है। कहाँ आप 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए बंदे को लाकर ट्रेन कर रहे हैं, और कहाँ आप अंडर 14 अंडर 15 के ला के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आप कभी यूनिवर्सिटी को Exactly. और नर्सरी के बच्चे को इकट्ठा रख सकते हैं? नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं कि जूनियर बच्चों की कोचिंग दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। Oh yes. तो अब दुनिया क्या- का सबसे मुश्किल काम अंडर 16 अंडर 19, एक आशिफ बैठा हुआ है। तो कैसे जोड़ आप सकते हैं? उनको आपने एक एक- जगह पे क्यों इकट्ठा किया उनको? ये मुझे नहीं पता क्यों किया है ये, बस उन्होंने सर्कस तो लगानी होती है, कहीं नहीं कहीं लगा देते, इनको मौका तो मिल सर्कस जाता के है। वो लिए तो लकी एक ही रानी जगह इनके सर्कस पास। हाँ, लकी रानी सर्कस तो साल में लगती है ना कहीं जाके, इन्होंने वही बस अड्डा बनाया, वहीं जाके लग जाती है इनकी अच्छा, वो सर्कस। सवाल वही रह गया कि बताएं कि आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा टीम सेलेक्ट हुई है T20 सीरीज के लिए उसको, और उसके साथ जो साउथ अफ्रीका की एक्सपीरियंस टीम, प्रोफेशनल टीम। मैं हमेशा पाकिस्तान को प्रोफेशनल टीम रेट नहीं करता, मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन मैं कभी पाकिस्तान को प्रोफेशनल प्लेयर्स में नहीं लाता। मैं दुनिया के तमाम प्लेयर्स को प्रोफेशनल प्लेयर्स में लाता हूँ, या इनको नहीं लाता। इफ आई एम रॉन्ग? ना, बिल्कुल 100% राइट, क्योंकि इनकी कॉम्बिनेशन ही नहीं होती ना। हर सीरीज में कॉम्बिनेशन डिफरेंट होती है। T20 में अगर आप देख ले, उन्हें नए को देखें, T20 मैचेस आपकी प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन से आप जीतते हैं, ठीक है। आपके ओपनर बिल्कुल वही होते हैं जो पिछले खेल के आ रहे होते हैं। फ्लॉप हो जाए वो डिफरेंट चीज है। Yes. T20 में फ्लॉप एक इनिंग में होगा, 2 में होगा, अगले 2 में कर जाएगा। इसमें कोई सेट रूल नहीं है जी। कि ये कोई टेस्ट मैचेस वाली इनिंग्स नहीं है कि यार आप नहीं खेल दो तो ये आप खेल नहीं सकता। वहां फखर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, पूरी उम्र नहीं चलेगा। तो ये आप वाली बात की प्रोफेशनल नहीं है भाई। ये मेक शिफ्ट ओपनर्स बना देते हैं, उधर से उसको डाल दिया, 2 हिटों वाले को ये प्लेयर बना देते हैं जो प्रॉपर टेक्निक से खेलता है। कहते हैं यार ये तो पावर हिटर ही नहीं है। और अल्लाह के बंदे, पावर से छक्के ही मारने हैं अपनी T20 में। हैदर अली को अपने इसीलिए तो सिंगल रखा है, वो नहीं छक्के लेना। बहुत मारता है। वो मैं भी कल लिडो खरीद लूंगा, उस पे लिडो पे तो छक्के आप रोज जितने मर्जी आप मार लो ना, वो तो कोई मसला नहीं है। काशिफ, वही वाली बात, टीम कहाँ रेट करते हैं आप? पाकिस्तान की जो सीरीज अभी आ रही है, अभी तो टेस्ट मैच आना है, उसमें बात होनी थी, लेकिन हम कल इंशाल्लाह ताला बात करेंगे टेस्ट मैच भी। लेकिन आज हम T20 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैंने तो आपको पहले कहा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे मुताबिक जो साउथ अफ्रीका की जो अब टीम अनाउंस हुई है, जिसमें 8 उनके मेन और की प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ उनकी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की टीम उनको आपको पता ये है है साउथ कि अफ्रीका बेहतर का है। जब भी कोई नया प्लेयर आता है, वो आते 5 आउट करता था। जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो किसी को भी लाते थे ना, वो आते ही अगली टीम को आगे लगा देता था। तो मुझे लगता है जो 8 हारे हैं वही ना आगे लगा देते। सबसे ज़रूरी चीज़ है जी कि अगर इट्स ऑल अबाउट T20 जो है ना, क्रिकेट में कम्बिनेशन पे खेली जाती है। जब कम्बिनेशन अच्छा होएगा तो ज़रूर टीम जीतेगी और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि हमेशा सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन ही टीम को जिताता है, और इसी को लेके आगे बाबर आजम को कंटिन्यू करना है कि सीनियर जूनियर कम्बिनेशन रख के। और यहाँ पे मैं बात बताता चलूँ कि रोहेल नज़ीर को क्यों मिस किया गया। यस एग्जैक्टली, वो मैं यहाँ पॉइंट पे मुझे मिस हो हाँ, गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लेट मी फिनिश। मेरे पे क्वेश्चन होना चाहिए कि मैं क्यों भूल गया। कि सरफराज मान तो हमारे साहब का कप्तान है, लेकिन प्लीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप सर पे, इसको ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनाए, सीनियर प्लेयर रह के सीखेगा, एक आधा मैच खिलाए टेस्ट इंटरनेशनल का, ताकि हम आगे फ्यूचर में काम है, बैक गेट ना लगाएं। मोहम्मद रिजवान के साथ में बड़ी अच्छी बात की काशिफ ने कि अगर आपने इतने सारे लोगों को ऐड किया है तो वाई आप इतना यंग टैलेंटेड आपके पास है और वो दलेर भी है, फिर क्यों उस विकेट कीपर को नहीं लेके आया? तो फिर आजम खान को कैसे खिलाएंगे? उसके लिए कहाँ से रास्ता बनाएंगे? मतलब आपने पहले से ही तैमूर मैंने कहा क्या है असल मसला जी। यार देखिए तैमूर भाई, आप तो बहुत सीधा सीधा खेल रहे हैं यार। मैंने मोइन खान का वैसे ही नाम ले लिया आपको, इसीलिए तो तैमूर भाई से बात करके मजा आता है। मेरे ये सीधा खेलना ही लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ सिर्फ मैं अल्लाह ताला को आज क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं। नहीं, मुझे जो चीज नजर आती है
चाहे गलत है वो गलत है। देखिए आपने देखा होगा सिस्टम ऐसे ही चलता है। अगर दो अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर खेल रहे होते हैं और दो बाहर बैठे होते हैं तो दो पूरे उम्र ही बाहर बैठे रहते ऐसे ही हैं। है, आपको अच्छी तरह पता है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो ये तो आप उसको तो डाल दिए तो फिर उसको कौन खिलाएगा? हाँ जी, काशी तो भट्टी ये किधर तो जाएगा? हाँ ये पुरानी चीजें चल रही हैं। ये हाँ जी, तो हाँ जी। काशी भट्टी का क्यों चांस नहीं मिलता? काशी भट्टी जो लेफ्ट जी आर्म देवुरु, स्पिनर मैं है समझ गया हूँ। उसको क्यों नहीं चांस मिलता? क्योंकि आप- वहाँ जफर गौर को खिलाना होता है। अच्छा ये बताएं कि अगर आप आसिफ अली को देखें, आसिफ अली का इस टीम में किस तरह, किस क्राइटेरिया में, इस्लामाबाद मुझे यूनाइटेड। किस क्राइटेरिया में, हुसैन तलत किस क्राइटेरिया में, इस्लामाबाद जब यूनाइटेड। आप वही आपने तो पहले ही कह दिया था, सॉरी मैं भूल गया कि यार फ्रेंचाइजीज का जो धमकियाना जो रवैया है, जो जिस तरह से लाहौर कलंदर ने आंखें दिखाई पिछले पूरे सीजन में, मजाल है किसी ने उफ किया हो। और यार आप ये बात कर रहे हैं, इनके कैसे हो सकते हैं? इनके जो क्रिकेट वाले एक्सपर्ट हैं वो फुटबॉल के भी एक्सपर्ट बने होते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। फ्रेंचाइजेस तो ऐसी ही चलती है ना। ये फ्रेंचाइजेस का इनको क्या, इन्होंने क्या, ये कौन सा टैलेंट हंट करते हैं? आप मुझे बताएं। साल के जब ये अभी PSL आएगी तो हफ्ता पहले ये जाग जाएंगे। Oh, yes. वो फिर जाके वो डेटा बेस निकाल के सारी, ये यार ये बड़ा टॉप प्लेयर है, गोली प्लेयर है, ये प्लेयर है, बहुत और ये शुक्रिया, करेंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर खान खान साहब आपका, काशी भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा हल्का सा छेड़ा है चीज़ों को। जो मेरे प्रोग्राम का मिशन था, जो मोटिव था कि मैंने कैसे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बेहतर करना, आने वाले प्रोग्राम्स में हम खुलकर और मज़ीद बात करेंगे और तैमूर भाई जैसे और काशिफ भाई जैसे एक्सपर्ट्स के साथ हम ज़रूर इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।